हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पदार्थ की प्रकृति। पदार्थ की जो प्रकृति होती है, किस प्रकार से होती है, वह कैसे ढल जाती है ना, अपनी अवस्थाओं को किस प्रकार चेंज करती है, परिवर्तित करती है, उसके बारे में। तो हम और आप जानते हैं कि जो पदार्थ होते हैं, जैसे फल, कपड़ा, पत्थर, हवा, कुर्सी, टेबल इत्यादि जो वस्तुएं होते हैं प्रकृति से सीधा प्राप्त होते हैं। जैसे है ना, फल, हवा, और मानव द्वारा जो बनाई जाती है, जैसे टेबल, कुर्सी, ये सभी प्राकृतिक देन होते हैं, है ना, कि मानव निर्मित होता है, प्राकृतिक देन, ये मिक्स होते हैं। ठीक है, तो इनकी जो आकार है, प्रकृति है, वो किस प्रकार परिवर्तित होती है, उसके बारे में हम पढ़ना है। ठीक है, तो हम आज का टॉपिक क्या रहेगा, पदार्थ की प्रकृति। ठीक, तो आइए आपको बता दूं कि जो ठोस, द्रव, गैस आकार में एक निश्चित होती है कि नहीं होती है, उस चीज़ को हम जानेंगे। तो विभिन्न आकार का एक बर्तन लेना है ना, विभिन्न आकार के एक बर्तन लेना है, जो गिलास लेनी है, गिलास, कटोरी, बीकर, कोनिकल फ्लास्क आदि में सभी में पानी, है ना, पानी डाल देंगे। ठीक है, इस प्रकार से पानी डालने के बाद आप डायग्राम देख रहे हैं, सब अलग अलग है ना, कोनिकल फ्लास्क है, कोई बर्तन है, कोई ग्लास है। इस प्रकार से हम उसमें क्या करेंगे, पानी डालेंगे। पत्थर के टुकड़े को टेबल पर रखेंगे, रखकर वह उसी जगह स्थिर रहता है, उसके आकार में किसी प्रकार की परिवर्तन नहीं होता। ठोस का आकार निश्चित होता है, जो पत्थर होता है उसे कहीं भी रख दो, उसका आकार क्या होता है, परिवर्तन नहीं होता। ये अगर मान लीजिए पत्थर है, ये टेबल है, टेबल के ऊपर जैसे रखा गया है ना, टेबल के ऊपर जो रखा गया है, तो वह वैसे ही स्थिति में पाया जाएगा जिस स्थिति में उसको रखा गया था। ठीक है, तो उसके आकार में परिवर्तन नहीं होता, जो ठोस के आकार में कोई परिवर्तन नहीं आता। अब इसके बाद कहता है कि एक गिलास में पानी लेकर उसे क्रमशः विभिन्न आकार के बर्तनों में डालिए। क्या हर बर्तन में पानी का आकार समान है? बिल्कुल नहीं है, है ना, क्योंकि जैसा बर्तन का आकार होगा उस तरीके से पानी क्या होगी, अपना आकार परिवर्तन कर लेगी। द्रव अपना आकार परिवर्तन करता है, गैस भी अपना आकार परिवर्तन कर लेता है। ठीक है, इस प्रकार से गैस भी अपने आकार को परिवर्तन करता है। ठीक है ना। अब देखते हैं गैस किस प्रकार अपना स्थान घेरती है ना, स्थान कैसे घेरती है। तो हमको एक बीकर ले लेना है बड़ा सा, उसमें एक बॉटल लगाकर उस बॉटल से एक ऐसा पाइप कनेक्शन होगा। ठीक है ना, उसको हम क्या करेंगे, उस बॉटल में पहले तो हमको पानी भर देना है। ठीक है, पानी भर लेना है। उसके बाद हमको यहाँ देखिए, दिखा रहा हूँ आपको, जो यहाँ बोतल लगी हुई है ना, उसके रबर की नली लगी हुई है, एक रबर की नली लगी हुई है ना, इसमें एक रबर की नली हुई है, जो गहरा बर्तन में, है ना, गहरा बर्तन में हमको डालना है, जिससे उसके अंदर क्या हो जाए, पानी की मात्रा चली जाए। उस टब में हमने पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे, उसको इस नली को मुंह की सहायता से, है ना, फूकेंगे। ठीक है, हवा डालेंगे उसके अंदर। हवा जैसे ही उसके अंदर प्रवेश करेगा, ठीक है, उसके अंदर जाएगा, तो हवा भर जाएगी और पानी क्या हो जाएगी, पानी का स्तर कम हो जाएगा, अर्थात निकल जाएगा। इस तरीके से उस बॉटल में हवा क्या हो जाएगी, पूरी रूप से भर जाएगी। एक गहरा बर्तन है ना, तो हम इससे क्या समझते हैं कि जो वायु होती है वह भी किसी भी आकार में ढल जाती है। इस प्रकार से हम एक और एग्जांपल आपको मैं देता हूँ कि जिस प्रकार एक गुब्बारे को हम क्या करते हैं, फुलाते हैं, है ना, तो जब फुलाते हैं तो वह जिस प्रकार गुब्बारे का जो फैलाव होता है, दबाव बनता है ना, तो उस प्रकार से वह वायु उस गुब्बारे का आकार ग्रहण कर लेती है। इससे कह सकते हैं कि गैस भी स्थान घेरती है। ठीक है, इससे हम सिद्ध कर सकते हैं कि गैस भी स्थान घेरती है। ठीक ना। अब इसके बाद देखिए, क्या ठोस, द्रव, गैस में भार उत्पन्न होता है, वजन होता है क्या, है ना। तो हमने यही कहा कि गैस और द्रव में तथा ठोस में भार होता है। ठोस में निश्चित रूप से भार होता है, द्रव में भी भार होता है। हम गैस को अगर नहीं समझ पाते हैं तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। क्रियाकलाप देखिए 4, कि लकड़ी की एक कठोर डंडी ले लेना है। ठीक है, 2 फुग्गे ले लेना है, अर्थात गुब्बारे, और धागा एक ले लेना है। 2 फूले हुए जो गुब्बारों फुलाकर उन्हें धागे से अलग अलग बांध देना है। अब एक पतली लकड़ी के बीच में धागा लटका कर क्या करना है, तुलना करना है। दोनों फुग्गों को तुलना करने पर सिरों पे एक लटका कर तुलना संतुलित हो जाए। इस तरीके से उसको लटकाना है कि दोनों को जो तुलनात्मक दृष्टि है वो क्या हो जाए, दोनों का जो तुलनात्मक रूप है वो क्या हो जाए, समान हो जाए।
है ना। अब एक फुग्गे को हवा में धीरे से निकाल दें, उसके अंदर की जो हवा है उसको धीरे धीरे अब निकालेंगे। जैसे जैसे हवा बाहर निकलेगी दूसरी फुग्गी क्या हो जाएगी, नीचे झुकती चली जाएगी। इससे हम कह सकते हैं कि जो गैसों में भी क्या होता है, भार होता है। ठीक है। अब आइए आपको मैं बता दूं कि जो पदार्थ होती है ना वो तीनों रूप में पाई जाती है, बर्फ और पानी और गैस के रूप में, है ना। किस प्रकार से, तो जो ठोस होती है अगर उसे गर्म कर दिया जाए तो पानी में परिवर्तित हो जाती है, और पानी को फिर से गर्म कर दिया जाए, है ना, तो वह भाप में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन उसे जब ठंडा फिर से कर दिया जाए तो वह फिर से वह ठोस रूप में मौजूद हो जाता है। इस तरीके से जो जल होती है वह तीनों रूप में पाई जाती है ना। सामान्य रूपों में वह द्रव भी होता है, जब उसे गर्म किया जाता है तो भाप अर्थात गैस के रूप में बन जाती है, जब उसे ठंडा कर दिया जाता है तो वह फिर से ठोस रूप में मौजूद हो जाता है। अब हम बताते हैं कि आपको जो कोई भी पदार्थ होती है वो अपनी अवस्था चेंज होती है कि नहीं होती है ना। तो इसे एग्जांपल दिया हुआ है कि एक मोमबत्ती को हमको क्या लेना है, जलाना है ना। एक मोमबत्ती लेकर उसे जलाना है तो आप देखते हैं कि जब मोमबत्ती जलाते हैं, है ना, जब आप मोमबत्ती को जलाते हैं तो मोमबत्ती जब जलती है तो उसकी जो मोम की परत होती है ना, मोम की परत पिघलना शुरू करती है। और जो वह जिस तरीके से पहले स्थिति उसकी अवस्था होती है उससे क्या हो जाती है, वह धीरे धीरे जलती जलती वह समाप्त हो जाती है। वाष्प जल का मोम को पुनः जला देता है ना। जो उसका वाष्प जल निकलता है मोम को फिर से वह जला सकता है। ठीक है, वह पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। मोम ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था मौजूद होती है। इस प्रकार से उसके अवस्थाओं में कोई चेंज नहीं आता। जब वह किसी, है ना, हम क्या करते हैं उसे जला देते हैं तो वह पिघल जाता है, फिर से हम उसको उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, फिर से हम उसका उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने पढ़ा कि जो अवस्थाएं होती हैं वह परिवर्तित होती हैं लेकिन पुनः उसका उपयोग किया जाता है। पदार्थों के जो महत्वपूर्ण गुण होते हैं, है ना, पदार्थों के जो महत्वपूर्ण गुण होता है, जल में विलय हो जाना अर्थात घुलनशील हो जाना, है ना। प्रकृति में जल अधिक मात्रा में पाए जाने के कारण अर्थात, है ना, जाने के कारण कोई भी पदार्थ है इसका उपयोग हम पीने, कपड़े धोने और भोजन पकाने के लिए मुख्य रूप से करते हैं। तो पदार्थ जो है ना, मुख्य रूप से जो पानी वाले पदार्थ है, ठीक, पदार्थों का मुख्य प्रमुख गुण है कि जल में विलय हो जाना, घुलनशील हो जाना। अब हम पढ़ेंगे कि ऊष्मा का संचरण किस प्रकार से होता है ना। क्रियाकलाप के माध्यम से हम पढ़ेंगे कि ऊष्मा किन किन धातुओं पर, किन किन वस्तुओं पर संचरण करती है। तो हमको एक बाल्टी ले लेना है, ठीक है, एक बाल्टी ले लेना है। उस बाल्टी में हमें क्या करना है, गर्म जल डाल देना है। गर्म जल को डाल देना है तथा उसके साथ साथ उसके अंदर धातु की एक चम्मच डालनी है। ठीक है, एक धातु की चम्मच डालनी है और दूसरी तरफ एक लकड़ी का छड़ डालना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे जिससे हमको पता चलेगा। हम एक बार इसको ट्राई करेंगे, छुएंगे, जिससे छूने पर लकड़ी क्या होगी, एक सिरा, है ना, निचला सिरा उसका गर्म होगा लेकिन उसका ऊपरी सिरा गर्म नहीं होगा, क्योंकि लकड़ी की जो अणु होंगे वे पास पास नहीं होते हैं ना। तो इससे क्या हो सकते हैं, ये धातु है ना, तो इसमें संचरण नहीं हो सकता। और जब ये धातु की जो चम्मच होगी इसमें पूर्ण रूप से संचरण पाया जाएगा ऊष्मा का, है ना, तो वह जो एक सिरा अगर गर्म किया जाए तो दूसरा सिरा भी ऑटोमेटिक गर्म हो जाएगा। इससे हम कह सकते हैं कि ऊष्मा, है ना, जो ऊष्मा होती है वह सुचालक बनाती है। ऊष्मा क्या होती है, चालन करती है, ऊष्मा प्रवाहित होती है, संचरण करती है। ठीक है, अब देख लीजिए विद्युत चालक जो होता है ना, विद्युत चालक किस प्रकार से होता है। विद्युत तार पर लगा एक प्लास्टिक का आवरण हटाकर देखा, है ना, विद्युत जो तार होती है उसके प्लास्टिक आवरण को हटाकर देखा, अंदर धातु तांबा के पतले तार पाए जाते हैं, है ना। उस प्लास्टिक के अंदर धातु के या तांबा के पतले तार मौजूद होते हैं। ये तार विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक, जिसमें करंट आती है। इसलिए इसका उपयोग विद्युत संचरण के लिए किया जाता है, जिसमें करंट सप्लाई के लिए भी किया जाता है। जबकि प्लास्टिक का बना बाहरी आवरण विद्युत के लिए कुचालक का कार्य करता है। ठीक है, अगला और अंतिम पॉइंट, है ना, अगला और अंतिम पॉइंट किस प्रकार से है, विसरण। तो विसरण किस प्रकार से, है ना, विसरित होना, अर्थात इसमें एक एग्जाम्पल दिया है, गिलास पानी और स्याही ड्रॉप। एक गिलास पानी में उसमें ड्रॉप की सहायता से नीली जो स्याही होती है
उसका 1 या 2 बूंद डालकर स्थिर रहने दें। आप देखेंगे कि नीली जो स्याही है वह धीरे धीरे गिलास के पूरे पानी को नीला कर देगा। ठीक है, पूरे पानी को वह नीला कर देगा। यही नीली जो स्याही होगी पानी में विसरण के कारण फैलती है ना। किसके कारण फैलती है? विसरण के कारण फैलती है। किसी गैस द्रव में किसी अन्य पदार्थ ठोस द्रव गैस के समान रूप से फैल जाने की स्वाभाविक प्रकृति को विसरण कहते हैं। उसके आकार में पूर्ण रूप से घुल जाना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। जिस आकार में वस्तु होती है उसके आकार में ढलना, उसके आकार में परिवर्तित होना विसरण कहलाता है। किसी पदार्थ के जल में विलेयता, चुंबक की प्रति आकर्षण, पारदर्शिता, ऊष्मा, विद्युत चालकता तथा विसरण के गुण उन्हें अन्य पदार्थों से पृथक करने के लिए आधार प्रदान करते हैं। इसका अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। अर्थात इसमें जो कहता है कि पदार्थ की जो जल में विलेयता होती है, चुंबक के प्रति जो आकर्षण होता है और पारदर्शिता होती है तथा ऊष्मा और विद्युत चालकता है ना, ये विसरण के गुण हैं। इस प्रकार से विसरण के गुण मौजूद होते हैं विसरण में। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, अगले वीडियो में हम अगला चैप्टर कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।